इमेजिन कीजिए, एक लग्जरी क्रूज जो नेचर लवर्स के लिए एक शानदार सफर के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक तैरते हुए मेडिकल मिस्ट्री में बदल गया। हालात इतने बिगड़े कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को भी हाई अलर्ट पर आना पड़ा। स्वागत है आपका हमारे इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। तो चलिए इस पूरी मिस्ट्री को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से वायरस ने एक पूरे जहाज को गोस्ट शिप में तब्दील कर दिया। सबसे पहले जरा इस खौफनाक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1 अप्रैल को MV हॉन्डियस नाम का ये जहाज अपनी अटलांटिक ओडिसी नाम की एक शानदार यात्रा पर अर्जेंटीना से निकला था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन 6 अप्रैल को एक 70 साल के डच यात्री अचानक बीमार पड़ गए। शुरुआत में तो लगा कि शायद कोई आम बुखार है, लेकिन 11 अप्रैल आते आते बीच समुद्र में सांस लेने में भयंकर तकलीफ के चलते उनकी मौत हो गई। मामला तब और उलझ गया जब 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलेना पहुंचा। उस डच यात्री की पत्नी, जो जहाज से उतरकर जोहानिसबर्ग गई थी, अचानक गिर पड़ी और उनकी भी मौत हो गई। 2 मई तक जहाज पर तीसरी मौत कंफर्म हो चुकी थी। अब ये एकदम साफ था कि ये कोई साधारण बुखार तो बिल्कुल नहीं था। उस वक्त जहाज पर कैसा खौफ रहा होगा, इसका अंदाजा आप तुर्की के एक यूट्यूबर और उसी जहाज के पैसेंजर रूही चेनित के इन शब्दों से लगा सकते हैं। बीच समंदर में एक ऐसे जहाज पर फंसे होना जो एक एक्टिव इन्फेक्शन जोन बन चुका था, सच में बेहद डरावना था। लोगों को समझ आने लगा था कि वो एक अदृश्य खतरे के बीच घिरे हुए हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक दहशत थी। तो चलिए सबसे पहले इस हंता वायरस को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये आखिर चूहों से इंसानों तक पहुंचा कैसे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, जूनोटिक बीमारी। मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन जो जानवरों से कूदकर इंसानों में आ जाए। जांचकर्ताओं का मानना है कि जो डच कपल थे जिन्हें बर्ड वॉचिंग का बहुत शौक था, वो शायद साउथ अमेरिका में एक लैंडफिल यानी कचरे के डंपयार्ड के पास इस वायरस के संपर्क में आए थे। वहां चूहों की आबादी बहुत ज्यादा थी और वो अनजाने में इस वायरस को अपने साथ जहाज पर ले आए। लेकिन आमतौर पर जो वायरस सिर्फ जानवरों तक सीमित रहता है, उसने यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग मोड़ ले लिया। देखिए, नॉर्मली हंता वायरस को एक बायोलॉजिकल डेड एंड माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये जानवर से इंसान में तो आता है, लेकिन फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। लेकिन जब साउथ अफ्रीकी वायरोलॉजिस्ट ने इस वायरस की जांच की तो कुछ बेहद डरावना सामने आया। ये कोई आम स्ट्रेन नहीं था, ये ND स्ट्रेन था। इस खास वेरिएंट ने जहाज पर मौजूद लोगों के बीच ह्यूमन टू ह्यूमन यानी इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन किया था। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके चलते WHO को तुरंत हाई अलर्ट पर आना पड़ा। इस बात की सीरियसनेस को समझने के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए, 38। हंता वायरस की पूरी फैमिली में कुल 38 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं और इनमें से ये ND स्ट्रेन अपनी तरह का एक बेहद रेयर और खतरनाक एक्सेप्शन है जो इंसानों के बीच फैलने की ताकत रखता है। ये वायरस के आम नेचर से बिल्कुल अलग था। अब ये वायरस दुनिया के किस हिस्से में है उसके हिसाब से इसका अटैक भी बदल जाता है। जब ये अमेरिका में हमला करता है तो ये सीधा फेफड़ों और दिल पर वार करता है, जिसे HCPS कहते हैं। वहीं अगर ये यूरोप और एशिया में फैलता है तो इसका मेन टारगेट किडनी और वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसे HFRS कहा जाता है। मतलब इन्फेक्शन कहाँ हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस अपनी जगह के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। इसकी गंभीरता देखिए। इसकी मृत्यु दर कम से कम 15% से शुरू होती है, लेकिन HCUPS के केसेस में तो ये 50% तक जा सकती है। जी हाँ, 50%। ये आंकड़ा ऐसे दुनिया के कुछ सबसे घातक वायरसों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। अब आते हैं इसके दूसरे अहम पहलू पर, क्लाइमेट चेंज कनेक्शन। इसे हम एक इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। अर्जेंटीना जैसी जगहों पर एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन चल रहा है, जहां हाल ही में हंता वायरस के केस 2 गुने हो गए हैं। यह शुरू होता है गर्म सर्दियों और बेमौसम बारिश से, जिससे जंगलों में मास्टिंग होती है। मास्टिंग मतलब पेड़ों में अचानक से बहुत सारे बीजों का पैदा होना। अब इन बीजों को खाकर चूहों की आबादी में अक्षरशः विस्फोट होता है, और जैसे जैसे ये चूहे बढ़ते हैं, इंसानों और संक्रमित चूहों के बीच संपर्क के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये सीधा सीधा हमारे पर्यावरण में हुए असंतुलन का नतीजा है। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ खास तरह के चूहे मेन विलन का रोल प्ले करते हैं। साउथ अमेरिका में लंबी पूंछ वाला पिग्मी राइस रैट एंडीज वायरस फैलाता है।
नॉर्थ अमेरिका में डियर माइस इसके पीछे हैं, और जो ओरिजिनल हंटान वायरस था वो धारीदार फील्ड माउस से फैलता है। पर मजे की बात यह है कि ये वायरस इन चूहों को जरा भी बीमार नहीं करता, वो बस इसके साइलेंट कैरियर्स होते हैं। और आपको बता दूं, ये क्लाइमेट वाला कनेक्शन कोई आज की नई थ्योरी नहीं है। 1993 के अमेरिका के फोर कॉर्नर्स आउटब्रेक को ही देख लीजिए। उस वक्त डिने समुदाय के आदिवासी बुजुर्गों ने मॉडर्न साइंस की बहुत मदद की थी। उन्होंने जांचकर्ताओं को समझाया था कि कैसे भारी बारिश के बाद पाइन नट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिससे डियर माइस बढ़ते हैं, और उसी से ये रहस्यमयी सांस की बीमारी फैल रही है। ये एक बेहतरीन मिसाल थी कि कैसे लोकल नॉलेज और मॉडर्न साइंस मिलकर काम कर सकते हैं। इतिहास में जाएं तो एक और चौंकाने वाला फैक्ट मिलता है। 1950 के दशक में जब कोरियन वॉर चल रहा था, तब 3000 से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के सैनिकों को एक रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया था, और बाद में इसी घटना की वजह से हंतान नदी के पास ओरिजिनल वायरस की खोज हुई और वहीं से इसे अपना नाम मिला, हंता वायरस। चलिए अब मेडिकल साइट पर आते हैं और बात करते हैं इसके लक्षणों और इलाज की हकीकत पर। हंता वायरस स्टार्टिंग में बड़ा ही डिसेप्टिव यानी धोखेबाज होता है। शुरू में लगेगा जैसे कोई नॉर्मल फ्लू है, थोड़ा बुखार, थकान या हल्का पेट दर्द, लेकिन कुछ ही दिनों में ये अचानक से सीरियस हो जाता है। सांस लेने में भयंकर तकलीफ, सीने में भारी जकड़न, ऑक्सीजन लेवल का तेजी से गिरना और किडनी का काम करना बंद कर देना। ये जो इतनी तेजी से हालत बिगड़ती है ना, यही इस वायरस को इतना खतरनाक बनाती है। और मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि हंता वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा या अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद ही नहीं है। इसीलिए इस बीमारी में शुरुआती लक्षणों को पकड़ना और जल्द से जल्द डायग्नोसिस करना ही जान बचाने का इकलौता तरीका बन जाता है। तो जब कोई पक्का इलाज नहीं है तो डॉक्टर्स आखिर करते क्या हैं? ऐसे में पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर पर होता है। इसका मतलब है कि मरीज के शरीर के अहम अंगों को काम करते रहने में मदद करना, उन्हें आईसीयू में मॉनिटर करना, ऑक्सीजन देना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, ताकि मरीज का अपना इम्यून सिस्टम इस वायरस से डट कर लड़ सके। तो क्या हमें पैनिक करने की जरूरत है? आइए ग्लोबल रिस्क को असेस करते हैं और समझते हैं कि घबराने वाली बात है या नहीं। देखिए, ये वायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन दुनिया भर के हिसाब से देखें तो ये काफी रेयर है। पूरे विश्व में हर साल इसके लगभग 1.5 से 2 लाख केस ही सामने आते हैं। इस नंबर से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि खतरे का असल पैमाना क्या है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका रिस्क कितना कम है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 2008 में तमिलनाडु में एक बड़ी स्टडी हुई थी। वहां की इरोला जनजाति, जो ट्रेडिशनली चूहे पकड़ने का काम करती है, उनके 28 लोगों में इस वायरस के एंटीबॉडीज मिले थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एंटीबॉडीज मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां कोई एक्टिव आउटब्रेक चल रहा था। इसका मतलब बस इतना था कि पास्ट में कभी उनका सामना इस वायरस से जरूर हुआ था। एक्सपर्ट्स भी यही बात दोहराते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राधिका घोंगने का साफ कहना है कि हंता वायरस कोविड-19 की तरह कोई ग्लोबल महामारी नहीं ला सकता। अगर हम एंडी स्ट्रेन को छोड़ दें तो इसके ज्यादातर रूप नॉर्मल ह्यूमन कांटेक्ट से नहीं फैलते, तो पब्लिक को पैनिक करने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी प्रिवेंशन तो जरूरी है ना। ये फैलता कैसे है? आमतौर पर चूहों के वेस्ट या लार से दूषित हवा में सांस लेने से। इसीलिए अगर कहीं चूहों का कचरा हो तो वहां कभी भी सूखी झाड़ू या वैक्यूम मत चलाइए। किसी भी बंद जगह को साफ करने से पहले वहां अच्छी हवा आने दे, मास्क और ग्लव्स पहने और सरफेस को ब्लीच से डिसइंफेक्ट करें। ये छोटी छोटी बातें इस रिस्क को लगभग खत्म कर देती हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही सीरियस सवाल हमारे सामने आता है। माना कि आज हमें इस वायरस से कोई तुरंत महामारी का खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम इंसान प्रकृति के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि वन्य जीवों और इंसानों के बीच की जो ये सेफ्टी वॉल है वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से टूट रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।